14 मई 1657 पुरंदर किला, पुणे। महारानी साहिबाई और बच्चा दोनों कैसे हैं? राजे, दोनों सुरक्षित हैं। वो तो होगा ही। ये मराठा का सिंह जो है, ये इस साम्राज्य का गौरव बनेगा। इसका नाम संभाजी होगा। केवल 2 वर्ष की उम्र में संभाजी की मां की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं इनका लालन पालन कर रही हूं और अब समय आ गया है। अब से संभाजी को युद्ध कला के साथ साथ धर्म और न्याय भी सीखना होगा। आज से हम दोनों संभाजी की शिक्षा की देखभाल करेंगे। धर्मम च राष्ट्रम च समानम ध्येयम, अर्थात धर्म और राष्ट्र की सेवा समान उद्देश्य होने चाहिए। राजकुमार, तुम्हारी लगन देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने पिता शिवाजी महाराज से भी बड़ा इतिहास रचोगे। संभाजी बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के धनी थे। हर काम वो पूरी निष्ठा और मेहनत से करते थे। बहुत कम समय में ही उन्हें संस्कृत, मराठी और फारसी भाषा का पूरा ज्ञान हो गया था। आठ साल के हमारे संभाजी को घुड़सवारी सीखने का मन हुआ। पहली बार सीखते समय ही वह पूरी गति से घोड़े को दौड़ाने लगते हैं और तभी अचानक गिर जाते हैं। अगर गिरकर हार मान ले तो यह मराठा का अपमान होगा। गिरने के बाद भी वे वीर की तरह उठते हैं और वापस सवारी शुरू करते हैं। बोलो पार्वती पता, हर हर महादेव। यह है सोयराबाई भोसले, जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी और संभाजी की सौतेली मां है। वो किले से संभाजी की घुड़सवारी देख रही है। काश मुझे भी एक बच्चा होता, जिसे मैं शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाती। संभाजी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। उनकी तेज और सटीक चालें, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास हूबहू शिवाजी की तरह है। इधर संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई बेचैन होकर अपने ही मन में कुछ सोच रही हैं। सबका ध्यान बस संभाजी की तरफ ही है। मैं समझ गई, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इस राज्य में मुझे कोई अहमियत और मान सम्मान नहीं देगा। मुझसे ज्यादा सम्मान तो संभाजी का होता है। सोयराबाई संभाजी की सौतेली मां होने की वजह से हमेशा से ही उनसे नफरत करती थी। उन्हें ऐसा लगता है कि संभाजी की वजह से कभी उनका होने वाला पुत्र इस मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। संभाजी की किस्मत में उनके बचपन से उनके खिलाफ काफी लोग उनके ही अपने महल में मौजूद थे, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस उन्हें हर चुनौती से इन सब से पार ले जा रही थी। रात का समय। संभाजी अपने पिता शिवाजी महाराज के पास जाते हैं। बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी अपने ही लोग इस खंजर की तरह होते हैं। रहेंगे तो तुम्हारे साथ, पर कब उनसे हमें जख्म मिल जाएगा पता नहीं चलने देंगे। पिताजी, जब तक आपकी तलवार और आपके विचार मेरे साथ हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी मातृभूमि शांति में कितनी खूबसूरत लगती है, पर कुछ बाहरी लोग इसकी शांति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस भूमि के रखवाले उन घुसपैठियों को बताएंगे
ये भूमि खाली नहीं शेरों से भरी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी। अब 1607 के दशक में मराठा साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। शिवाजी ने कई मुगल किलों पर कब्जा कर लिया था और दक्षिण भारत में मुगलों के प्रभाव को कमजोर करते जा रहे थे। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के सबसे अमीर व्यापारिक शहर सूरत पर आक्रमण किया और भारी धनराशि लूट ली। इसके बाद उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया और मुगल प्रशासन को कमजोर कर दिया। शिवाजी को रोकना होगा, नहीं तो यह मराठा आग पूरे हिंदुस्तान को जला देगी। अब तक मुगल शहंशाह औरंगजेब को एहसास हो गया था कि अगर शिवाजी को रोका नहीं गया तो मराठा साम्राज्य की ताकत और बढ़ जाएगी और मुगलों का भारत से नामो निशान जल्द ही मिट जाएगा। औरंग ने कुछ युद्ध लड़े। मुगलों और मराठों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। मराठा मुगलों से काबू नहीं हो रहे थे। ये देखते हुए मुगल शहंशाह औरंगजेब एक चाल खेलता है। सन 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कर लेता है। इस संधि के अनुसार शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े और बदले में उन्हें राजा का दर्जा दिया गया। औरंगजेब ने संधि को मजबूरी में स्वीकार किया, लेकिन वह अंदर ही अंदर मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था। इसीलिए अब औरंगजेब इस खेल को खत्म करने चाहता है। शिवाजी को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। अगर हम उन्हें चालाकी से मुगलों की सेवा में झुका दिया जाए तो मराठा ताकत धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी। अब एक जाल बिछाया जाए। शिवाजी को मुगल शहंशाह का एक सुलह का निमंत्रण भेजा जाए। बेशक, जहां तलवार नहीं वहां राजनीति काम करती है। सन 1666 में औरंगजेब शिवाजी को आगरा बुलाने का निमंत्रण भेजता है। इस निमंत्रण में लिखा था कि उन्हें मुगलों की सेवा में एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा और शिवाजी को दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया जाएगा। जिसके बाद अगले दिन शिवाजी अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ घोड़े से आगरा की ओर चल देते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को दरबार में बुलाया और जानबूझकर उन्हें तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया, जो उनके कद के हिसाब से बहुत छोटा स्थान था। आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो। मुझे पता है आपने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। कैसे मुगल बादशाह हो आप? इस तरह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह एक बड़ा अपमान था, क्योंकि हिंदू राजा आमतौर पर दरबार में ऊंचे दर्जे पर बैठते थे। शिवाजी को एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक चाल थी और औरंगजेब उन्हें गिरफ्तार करने का मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि जैसे ही शिवाजी ने इस अपमान का विरोध किया, औरंगजेब ने बादशाह से ऊंची आवाज में बात करने के जुर्म में तुरंत उन्हें कैद करने का आदेश दे दिया। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा के किले में बंद कर दिया गया, जहां उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। शिवाजी, मराठा शक्ति को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। या तो इस्लाम कबूल करो या मराठा साम्राज्य को हमारे कदमों में सौंप दो। औरंग, ये तब संभव है जब सूरज अपना तेज छोड़ दे, जब समुद्र अपनी लहरों को रोक दे, तब शायद मैं मराठा स्वराज्य छोड़ दूं। शिवाजी,
एक अक्लमंद इंसान जिंदा रहने का रास्ता ढूंढता है, पर लगता है तुमने मरने का रास्ता चुना है। मौत से, उससे तो तू डरता होगा औरंग, तभी तो तूने षड्यंत्र से मुझे बंदी बनाया। नहीं तो एक बार रणभूमि में आजमा का देख। खैर जाने दो, अब तुम चाहते ही हो मराठाओं को मैं अपने हाथों से खत्म करूं, तो उनका मैं ऐसा हाल करूंगा उनकी चीखें यहां तक सुनाई देगी, पर अफसोस तुम कुछ नहीं कर पाओगे। औरंगजेब चाहता था कि या तो शिवाजी इस्लाम कबूल करें या मराठा शक्ति को खुद ही उसको सौंप दे, लेकिन शिवाजी औरंगजेब की दोनों शर्तों के खिलाफ टिके रहे। शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ मिलकर आगरा के कारागार से भागने की योजना बनाते हैं। शिवाजी औरंगजेब की नीति समझ गए थे, तो उन्होंने शांत रहना शुरू कर दिया था। वे उनकी निगरानी करने वाले सैनिकों से हंसी मजाक करने लगे। वो औरंगजेब को महसूस कराते रहे कि वह अब हार मान चुके हैं, अब वो कैद से नहीं निकल पाएंगे। कुछ महीने बीतने के बाद शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया, तो उन्होंने औरंगजेब से अपनी तबीयत ठीक कराने के लिए जरूरतमंद की मदद करके उनसे दुआ लेने का जिक्र किया। इस योजना में वो गरीबों को फल और मिठाइयां दान करने लगे। काफी समय तक तो इन टोकरियों की जांच पहरेदार करते रहे, लेकिन यह रोजाना होने की वजह से जांच होना बंद हो गया। तभी एक दिन शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ मौका देखकर टोकरियों में बैठकर फलों के सहारे किले से बाहर निकल जाते हैं, कैद से आजाद हो जाते हैं। इस तरह दोनों आगरा से निकलने में कामयाब रहे। अब किले से निकलते ही शिवाजी खुद का और अपने बेटे संभाजी के वेश बदल देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे दोनों उत्तर भारत की गलियों से होते हुए राजस्थान के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचे। यह सफर 1200 किलोमीटर लंबा था और हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा था। आखिरकार कहीं महीने बाद वे रायगढ़ लौटे। आगरा से आने के बाद शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा के लिए राजा जय सिंह के पास भेजा। तेरह साल की उम्र तक संभाजी युद्ध कला के हर क्षेत्र में परिपक्व हो चुके थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध में दुश्मन को हराने की कला संभाजी के लिए अब आम बात थी। यह उनकी दादी जीजाबाई की बचपन की शिक्षा और साहस ही था, जिसने इतनी सी उम्र में ही संभाजी को मराठा साम्राज्य का एक वीर योद्धा बनाया। संभाजी ने युद्ध और राजनीति में महारत हासिल करना जारी रखा। इस दौरान वे अपने पिता शिवाजी के मार्गदर्शन में मराठा साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए काम करते रहे। समय के साथ उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्धों की शुरुआत भी कर ही दी थी। इसी दौरान 1670 में संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई को पुत्र प्राप्ति होती है, जिसका नाम शिवाजी राजा राम रखते हैं। राजा राम नाम रखने के पीछे शिवाजी महाराज और उनके परिवार की धार्मिक आस्था और प्रतीकात्मक सोच थी। मराठा परिवार भगवान राम के अनन्य भक्त थे। शिवाजी को भगवान राम के गुण, धैर्य, न्यायप्रियता और साहस में गहरी आस्था थी, इसलिए वो अपने छोटे बेटे का नाम राजा राम रखते हैं। संभाजी, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। अब तुम्हें अकेले दुश्मनों का सामना करना है। 1672 में शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को मुगलों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई के लिए भेजा। गुजरात के इस युद्ध में संभाजी ने अपनी वीरता दिखाई और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध के बाद शिवाजी को यकीन हो गया कि संभाजी एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है
कि हम अपने साम्राज्य को और मजबूत करें। संभाजी अब लगभग 17 वर्ष के हो चुके हैं। इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने संभाजी का विवाह करने का फैसला लिया है। उनका विवाह पिलाजीराव शिर्के की बेटी येसुबाई से तय हुआ है। यह गठबंधन हमें शक्ति देगा और आने वाले संकटों से सुरक्षित रखेगा। संभाजी की शादी के कुछ दिनों बाद शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया। उन्होंने दक्षिण भारत में कई किले फतेह किए और मराठा साम्राज्य को और शक्तिशाली बना दिया। शिवाजी के छत्रपति बनने के 12 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे मराठा साम्राज्य को गहरा धक्का लगा। शिवा, याद रखना, स्वराज्य केवल एक राज्य नहीं है, ये हमारे लोगों से किया गया वचन है। इसकी रक्षा करना हर कीमत पर। आई, आपने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया है। आपके जाने के बाद मुझे राह कौन दिखाएगा? दुश्मनों से कैसे लड़ पाऊंगा? तू अकेला नहीं है शिवा, अब संभा भी तेरा साथ देगा। समझना, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। संभा, तुझे मैंने बचपन से वीर बनते देखा है। याद रखना, स्वराज्य को बचाने के लिए हर बलिदान देना पड़े तो पीछे मत हटना। तू मराठा साम्राज्य की एक मजबूत ढाल और तलवार है। आई, मैं वचन देता हूँ, आपके स्वराज्य की रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर करूंगा। कोई दुश्मन इसे छू भी नहीं पाएगा। जीजाबाई की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। शिवाजी और संभाजी के चेहरे पर गहरा दुख छा जाता है। उस रात रायगढ़ ने अपनी जननी को खो दिया, लेकिन जीजाबाई का आशीर्वाद शिवाजी और संभाजी के साथ साथ उस परिवार के हर कदम में उनके साथ रहा। एक राजकुमार के रूप में संभाजी महाराज ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। 1675 से 1676 के दौरान उन्होंने सफल अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में उन्होंने बहुत कम सेना के साथ पोंडा किले पर अपनी रणनीतिक बुद्धि से चढ़ाई कर मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी महाराज अपने वरिष्ठ सेना नायकों के साथ गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। तभी अचानक संभाजी वहां आते हैं और कहते हैं, महाराज, मैंने पोंडा में अपनी योग्यता साबित कर दी है। इस अभियान में मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। नहीं संभा, इस बार तुम रायगढ़ में ही रहोगे। मेरे अनुपस्थिति में आप यहां सबको संभालेंगे। क्या मैं आपके साथ युद्ध में खड़े होने योग्य नहीं हूं? बात वो नहीं है। एक साम्राज्य को योद्धाओं की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी ही एक शासक को धैर्य करने की भी होती है। तुम्हें धैर्य सीखना होगा संभाजी। शंभा उनके आदेश के सामने सिर झुकाते हैं और बिना कुछ कहे वो दरबार से बाहर निकल जाते हैं। राजकुमार, मैं आपकी आंखों में उठता तूफान देख सकता हूं। क्रोध को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दीजिए। बुद्धि? क्या बुद्धि यही है कि मैं रायगढ़ में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह बैठा रहूं? वे मुझे अभी भी सिर्फ एक अयोग्य बालक समझते हैं जो उनके योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं राजकुमार। बस अब समझ गया मैं। अगर रायगढ़ को मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी रायगढ़ की कोई जरूरत नहीं। जा रहा हूं वहां जो मेरी शक्ति का मूल्य समझेंगे।
जनाब, आपको बाहर आना चाहिए। एक अप्रत्याशित मेहमान आया है। युवराज संभाजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। या तो मैं सपना देख रहा हूं या फिर कहीं रायगढ़ तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के लिए छोटा पड़ गया है। मैं अपनी मर्जी से आया हूं दिलेर खान। अपनों ने मेरी कदर नहीं की। उनको दिखाना चाहता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मुगल सल्तनत तुम्हारा स्वागत करती है राजकुमार। तुमने बहुत बुद्धिमानी का फैसला लिया है। इंशाअल्लाह हम मिलकर बड़े कारनामे करेंगे। संभाजी सिर हिलाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अनजानी बेचैनी झलकती है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि दिलेर खान की आंखों में वही शातिर चमक है जो किसी शिकारी की होती है जब शिकार खुद उसके जाल में चला आए। कई महीने बीत जाने के बाद मुगल सेना संभाजी के साथ दक्कन के भूपालगढ़ के किले पर आक्रमण कर देती है। भूपालगढ़ किला, जो मराठों का एक मजबूत गढ़ है, मुगलों की घेराबंदी में है, लेकिन मराठा सैनिक आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। तभी दिलेर खान बोलता है, 16 दिन हो गए और ये अभी भी झुके नहीं। लगता है अब अपने प्यादे की चाल चलनी होगी। दिलेर खान संभाजी को आदेश देता है कि उनसे जाकर कहो किले का दरवाजा खोल दे। संभाजी भी सोचते हैं कि ऐसा करने से बेवजह का रक्तपात रुक जाएगा। संभाजी किले के दरवाजे पर खड़े होकर फिरंगोजी को द्वार खोलने को कहते हैं। फिरंगोजी और उनके सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं कि युवराज दुश्मनों का साथ क्यों दे रहे हैं। फिरंगोजी भारी मन से दरवाजा खोलने का आदेश दे देते हैं। जैसे ही द्वार खुलता है, मुगल सैनिक अंदर घुस जाते हैं और अंदर रक्तपात मच जाता है। मुगलों के हाथों मराठा योद्धा एक एक कर गिरते जाते हैं। फिरंगोजी को पकड़कर दिलेर खान के सामने लाया जाता है। दिलेर खान अपने सैनिकों को आदेश देता है कि फिरंगोजी का हाथ काट दिया जाए, लेकिन संभाजी भय और क्रोध से कांप उठते हैं। वह दिलेर खान को ऐसा करने से रोक लेते हैं। बचे हुए मराठाओं को किले से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही इधर रायगढ़ में शिवाजी को यह बात पता चलती है कि संभाजी मुगल सल्तनत में शामिल हो गए हैं और अब मराठा किलों पर आक्रमण कर रहे हैं, तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और तब वह सभी किलों को आदेश देते हैं, सुन लो सब, आज से यदि कोई भी मराठा किला संभाजी को दुश्मनों के साथ देखे तो उसे भी दुश्मन समझकर तोपें दाग दो। कोई राजकुमार स्वराज्य से बड़ा नहीं है। उधर मुगल शिविर में संभाजी अपने तंबू में अकेले बैठे हैं। उनका दिमाग सुन्न हो गया है, उनके हाथ कांप रहे हैं। उनके कानों में भूपालगढ़ में मरे हुए मराठा सैनिकों की चीखें गूंज रही हैं। उन्हें अब एहसास हो गया है, न वह मुगलों के हैं और अब न मराठों के। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कुछ दिनों के बाद दिलेर खान के अत्याचार अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो पास के आम लोगों के साथ लूटपाट और हिंदू औरतों के साथ गलत व्यवहार करने लगता है। और जब संभाजी ने उससे इस बात का विरोध किया तो वो भड़क उठा और बोला, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। ये बात सुनकर संभाजी अब समझ गए थे कि दिलेर खान ने उन्हें सिर्फ एक मोहरा समझा। संभाजी अब ना तो अपने पिता शिवाजी के पास जा सकते थे और ना ही मुगलों के साथ रह सकते थे। वो बड़ी ही दुविधा में पड़ गए थे कि अब करे तो क्या करें। इधर दिलेर औरंग को खबर पहुंचा देता है, शंभा अब मुट्ठी से बाहर निकल रहा है। औरंगजेब तुरंत उसको बंदी बनाने का फरमान भेज देता है। जैसे यह बात संभाजी को पता चलती है, वह तुरंत वहां से भागने लगते हैं।
संभाजी नदी पार करने के बाद घने जंगलों में पैदल सफर शुरू करते हैं। 3 दिनों का सफर तय करके बीजापुर के एक छोटे से गांव में जाते हैं, जहां संभाजी 10 दिनों तक रुकने के बाद महाबलेश्वर की पहाड़ियों को पार करते हुए पन्हाला किले पहुंचते हैं, जहां उनके कुछ भरोसेमंद साथी पहले से मौजूद थे। इस दौरान उनके मन में एक ही सवाल खटक रहा था। क्या पिताजी मुझे माफ करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे शायद। मैंने जो गलती की है, इसकी सजा तो सिर्फ मृत्यु है। यहां तक सबकी नजरों से भी गिर चुका हूं मैं। पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब कोई नहीं अपनाएगा। मैं तो आज तक असमंजस में हूं। मुझे यकीन ही नहीं होता महाराज कि संभाजी ने मुगलों का साथ दिया। आपने हमेशा उसे मराठा साम्राज्य का भविष्य समझा था, पर देखिए उसने आपके और मराठाओं का विश्वास को कैसे तोड़ा। मुझे भी यही चिंता है महारानी। अगर संभाजी लौटता भी है तो क्या मराठा साम्राज्य फिर से उसे अपना राजा मान सकेगा? महाराज, भविष्य के लिए हमारी उम्मीदें राजा राम से जुड़ी होनी चाहिए। वह अभी छोटा है, लेकिन सही मार्गदर्शन में है। वह मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाल सकता है। संभाजी ने तो अपने कर्मों से अपना रास्ता खुद ही अलग कर लिया है। सोयराबाई इस मौके का पूरा फायदा उठाकर शिवाजी के मन में संभाजी को लेकर जहर घोल देती हैं। सोयराबाई के शब्द शिवाजी महाराज के मन में धीरे धीरे झर की तरह असर करने लगते हैं। उनका विश्वास डगमगाने लगता है। पन्हाला किला। संभाजी अकेले बैठकर रायगढ़ की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप और चिंता साफ झलकती है। मैं कब तक ऐसे ही भटकता रहूंगा? शायद अब वापस मुझे रायगढ़ जाना ही चाहिए। क्या पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, या मैंने सच में सब कुछ खो दिया? अब जो भी होगा देखा जाएगा। जाकर मैं माफी मांग लूंगा। इधर रायगढ़ में सोयराबाई शिवाजी को भड़का चुकी थी और उधर संभाजी वापस रायगढ़ लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। क्या कभी शिवाजी महाराज संभाजी को माफ करेंगे, या रानी सोयराबाई ने जो कहा वही करेंगे? देखेंगे अगली कड़ी में। मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद रहे। आलमगीर दिलेर खान का संदेश है, शिवाजी के पुत्र शांभाजी उनके चंगुल से भाग चुके हैं। कमबख्त उसे एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ। मैं क्या करूं तुम लोगों का? महाराज, संभाजी ने तो अपना रास्ता चुन लिया है। क्या आपने मराठा साम्राज्य के आने वाले दिनों के बारे में कुछ सोचा? मेरा मतलब अब समय आ गया है कि राजा राम को भावी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। सोयराबाई की यह बात सुनकर वहां बैठे अन्नाजी दत्तो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में सचिव मुख्य सचिव है, उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया, क्योंकि ये अब मौके का फायदा उठाकर अपनी पुरानी दुश्मनी संभाजी से निकालना चाहते थे। शिवाजी की नजरें कठोर हो जाती हैं। वे कुछ कहने ही वाले होते हैं कि दरबार का एक सिपाही अंदर भागता हुआ आता है। महाराज, एक गुप्त संदेश आया है। राजकुमार संभाजी मुगलों की चंगुल से भागकर सुरक्षित पन्हाला किले आ चुके हैं और अब वो रायगढ़ आने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कहो कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा परिवार है। हम ये खतरा नहीं उठा सकते। हम पहले खुद जांच करेंगे कि क्या सच में उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया है। शिवाजी महाराज के दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। सोयराबाई के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे, लेकिन एक पिता के दिल में अपने बेटे के लिए जो प्रेम था वो शांत नहीं हो सकता था। आखिरकार शिवाजी एक निर्णय लेते हैं कि अब संभाजी से आमने सामने बात करनी होगी।
और इसके लिए वे खुद पन्हाला किला जाने का फैसला करते हैं। महाराज, आप खुद पन्हाला क्यों जा रहे हैं? क्या संभाजी के विश्वासघात के बाद भी आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? कहीं उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया तो? रानी सोयराबाई, मैं इस साम्राज्य का राजा होने के साथ साथ मैं एक पिता भी हूं। मुझे खुद उससे बात करनी होगी, सच जानना होगा। अगर उन्होंने गलती की है तो उसे माफी मिलेगी या सजा, यह फैसला मैं अपनी आंखों से सच देखने के बाद करूंगा। रास्ता कठिन था, लेकिन शिवाजी के मन में जो द्वंद्व था वो उससे भी कठिन था। एक ओर अपने बेटे का दर्द, दूसरी ओर मराठा साम्राज्य का भविष्य। शिवाजी का हर कदम एक बड़े निर्णय की ओर बढ़ रहा था। शिवाजी महाराज अपने घोड़े से उतरकर अपने बेटे संभाजी से मिलने उनके सामने जाते हैं। काफी समय हो गया शंभू राजे, मुझे लगा था कि अब दोबारा तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। पिताजी, मैंने गलती की है। मैंने जो भी किया वह मैंने आवेश में आकर किया। मुझे माफ कर दीजिए। गलती मानने वाले को माफ करना आसान होता है, लेकिन विश्वासघात करने वाले को फिर से विश्वास दिलाना कठिन शंभा। वैसे भी आज मैं यहां राजा बनकर नहीं, एक पिता बनकर आया हूं। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा इरादा जानना है। क्या तुम सच में अब वापस आ गए हो ना? क्योंकि पुत्र मेरे लिए अब अपने इस साम्राज्य की रक्षा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैं हमेशा से तुम्हें ही यह साम्राज्य सौंपना चाहता हूं। तुम्हारा भाई राजा राम युवा है, वह अब भी राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी तुम में शानदार गुण है, मैं इसे तुम्हें सौंपने को तैयार हूं, पर इस वक्त नहीं। अभी तुम रायगढ़ भी नहीं आ सकते, क्योंकि राज्य अभी तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें अभी यही रहना होगा। इस मुलाकात ने संभाजी के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद जगा दी थी। शिवाजी महाराज उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। इधर रायगढ़ में महल के भीतर राजनीति की बिसात बिछना चालू हो गया था। संभाजी के लौटने के बाद सोयराबाई को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उनका बेटा राजा राम को गद्दी नहीं मिलेगी। तो सोयराबाई ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ गुप्त साजिशों का जाल फैलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने षड्यंत्र का पहला पाशा फेंका। संभाजी की अनुपस्थिति का मौका देखकर सोयराबाई ने शिवाजी से कहकर अपने 10 साल के पुत्र राजा राम का विवाह मराठा सेनापति की पुत्री जानकी बाई से करवा दिया। विवाह के कुछ सप्ताह बाद शिवाजी महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तभी इस वक्त का फायदा उठाकर अन्नाजी दत्तो सोयराबाई को सुझाव देते हैं कि अगर किसी तरह शिवाजी की तबीयत थोड़ी सी और ज्यादा खराब हो जाए तो आपको राजा राम को गद्दी पर बैठाने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि तत्काल में शंभा का विरोध है पूरे साम्राज्य में। तो फिलहाल तो सबके सामने आपका राजा राम ही है, और जैसे ही राजा राम एक बार गद्दी पर बैठ गया तब तो शंभू राजे को विद्रोह के अपराध में आजीवन कारागार की सजा में कैद कर देंगे। अन्नाजी ने महारानी सोयराबाई को अपनी दुर्भावनापूर्ण योजना में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, और बदले में अन्नाजी ने मंत्रियों को शंभा के खिलाफ करके राजा राम को छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। महाराज की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यह खास औषधि की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए, शायद उनके तबीयत में शीघ्र सुधार देखने मिले। जैसा आप चाहे महारानी, पर यह औषधि अधिक मात्रा में घातक सिद्ध हो सकती है। मैं जानती हूँ वैद्य जी, लेकिन इस वक्त हमें ये औषधि अधिक मात्रा में देनी ही चाहिए, ताकि महाराज का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर महारानी, इतनी मात्रा में देना। आप इतना मत सोचिए वैद्य जी, आपसे ज्यादा महाराज की फिक्र मुझे है। वैद्य संकोच करता है,
लेकिन सोयराबाई की आंखों में दृढ़ता देखकर सिर झुका लेता है और शिवाजी महाराज के कक्ष में जाकर उन्हें यह औषधि का घूंट पिला देता है। और ऐसे ही अगले कुछ दिनों तक शिवाजी महाराज को औषधि का घूंट पिलाया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। महल के भीतर सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सच्चाई कुछ और थी। औषधि की ज्यादा मात्रा उनकी सेहत को जल्दी सुधारने के बजाय ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ते ही जा रही थी। यह सिर्फ एक औषधि नहीं थी, यह सत्ता के खेल की सबसे बड़ी चाल थी। इसे इतिहास में छुपाकर प्राकृतिक मौत बताया जाता है, पर यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। यह वह क्षण था जब शिवाजी महाराज की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। इतिहास में लिखा गया कि 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु की खबर सुनकर पूरा मराठा साम्राज्य हिल उठता है, क्योंकि मराठा साम्राज्य ने अपने नींव या सबसे बहादुर राजा को खो दिया। अब मराठा साम्राज्य के सूर्य छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मुगलों के लिए यह खुशी की घड़ी थी। औरंगजेब को लगा कि अब मराठों को हराना आसान होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी एक जलते हुए अंगारे की तरह हैं, जो अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। 1680 का वर्ष मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही उथल पुथल भरा था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ किला शोक में डूबा हुआ था, लेकिन इस शोक के पीछे एक राजनीतिक खेल भी चल रहा था। तभी अन्नाजी दत्तो और सोयराबाई ने बाकी मंत्रिमंडल से छत्रपति शिवाजी महाराज की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को संभाजी राजे से गुप्त रखने को कहा, जो उस समय पन्हाला किले में थे। संभा तो कभी राजा बनने के योग्य ही नहीं है। अगर उसे गद्दी मिली तो वह सिर्फ युद्ध करेगा। इसीलिए मराठा साम्राज्य को एक समझदार राजा चाहिए, न कि एक विद्रोही। लेकिन महारानी, बड़े पुत्र तो संभाजी हैं और शिवाजी महाराज ने उन्हें ही उत्तराधिकारी चुना था, और वैसे भी उन्होंने अपनी गलती की माफी महाराज से मांग ली थी और उन्हें माफ भी कर दिया गया था। तो क्या हुआ? इस साम्राज्य ने उन्हें अभी तक माफ नहीं किया है। जिसने माफ किया वह तो चले गए, और जब तक मैं जिंदा हूं एक विश्वासघाती को राजा नहीं बनने दूंगी। कुछ मंत्री जो शंभू के साथ वे अभी भी उन्हीं को राजा के रूप में देखना चाह रहे थे, लेकिन वहीं पर कुछ मंत्री और सोयराबाई ने मिलकर उनको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन मंत्रियों ने उनके कान भर दिए कि संभाजी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और उनका गुस्सैल स्वभाव मराठा साम्राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ मंत्री के न मानने की वजह से उन्होंने गुप्त रूप से राजा राम को राजा बनाने की योजना बनाई। संभा इस वक्त पन्हाला किले में है। अब वो कभी भी रायगढ़ आ सकता है। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। हाँ महारानी जी, अगर संभाजी यहाँ आ गए तो फिर कभी राजा राम राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। प्रधानमंत्री मंडल की तरफ से तुरंत पन्हाला ये संदेश भेजा जाए कि शिवाजी महाराज के आदेश अनुसार विद्रोह की सजा के रूप में कुछ दिनों तक संभाजी को कारागार में बंद रहना होगा। ये संदेश पन्हाला किला पहुंचता उससे पहले सोयराबाई का भाई यानी हम्बीर राव मोहिते अपने घोड़े से पन्हाला की ओर चल देते हैं। सुबह का किरण निकलने में कुछ ही घंटे बाकी है। संभाजी अपने कक्ष में विचारों में डूबे थे। इधर मामा हम्बीर राव भी पन्हाला पहुंच गए। हम्बीर राव मोहिते हांफते हुए अंदर आए कक्ष में प्रवेश करते हैं। युवराज, महाराज, शिवाजी राजे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। संभाजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। संभाजी का चेहरा सख्त हो गया, मुट्ठियां भींच गईं, आंसू उनकी आंखों में तैरने लगे, लेकिन वो गिरे नहीं, क्योंकि गुस्सा भी आ रहा था। अगर बाबा नहीं रहे तो अब मराठा साम्राज्य की तलवार मैं उठाऊंगा।
अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही संभाजी महाराज रायगढ़ किले के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। संभाजी अपनी सेना के साथ घोड़े पर बैठकर निकल ही रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने पेशवाओं की कुछ सेना सामने आ जाती है और उनको शिवाजी का झूठा हुक्म बोलकर बंदी बनने को बोलती है। जवाब में संभाजी बोलते हैं, ये सब झूठ है। सबसे पहले तो मुझसे मेरे पिता की मृत्यु को छुपाया गया और अब उनके नाम पर मुझे बंदी बनाया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे राजगद्दी न मिले। मुझे सब पता है तुम लोगों का ये षड्यंत्र। तभी संभाजी के इशारा करते ही उनकी सेना ने बिजली की गति से धावा बोल दिया और पेशवाओं की सेना को बंदी बना लिया गया। संभाजी अब अपने स्वराज्य को बचाने के लिए कदम बढ़ा चुके थे। पिता की मृत्यु, विश्वासघात और षड्यंत्र सब कुछ उनके सामने था, इसीलिए अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। राज दरबार में सोयराबाई और उनके समर्थक मौजूद हैं। दरबार में शाही निर्णय की घोषणा होने ही वाली है। इधर किले में संभाजी और उनकी सेना भी पहुंच ही चुकी है। राजमाता, सिंहासन पर किसी को बिठाने का अधिकार नियम और सबके सहमति से तय होता है, ना कि षड्यंत्रों से। संभाजी, यह दरबार का अपमान है। हिंदवी स्वराज्य शिवाजी महाराज का सपना था, जिसे मैं पूरा करूंगा। याद हो आपको तो, जिस समय आपको राजमाता का पद मिला था, उसी समय बाबा साहेब ने हमें भावी उत्तराधिकारी घोषित किया था। संभाजी महाराज, आप ही स्वराज्य के असली उत्तराधिकारी हैं और इस वक्त इस स्वराज्य को एक समझदार और योग्यतापूर्ण राजा की जरूरत है और आपसे बेहतर फिलहाल यहां कोई नहीं। उस समय संभाजी की आंखों में पहली बार गुस्से की जगह भावुकता झलकती है। दरबार में धीरे धीरे सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय 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 जय। संभाजी सिंहासन की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं और अपने पिता के सिंहासन के पास सिर झुकाते हैं। 16 जनवरी 1681 रायगढ़ किला। किले में संभाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, जिसमें पंडित, दूसरे राज्य के राजा और अंग्रेज भी आमंत्रित हैं। संभाजी ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में छत्रपति का सिंहासन संभालना शुरू किया। संभाजी को पता था कि मराठा साम्राज्य को विशाल मुगल साम्राज्य के खिलाफ लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने औरंगजेब के दक्कन आगमन से पहले मराठा खजाने को भरने का निश्चय किया। साथ ही वह औरंगजेब पर पहली जीत हासिल कर एक मानसिक बढ़त प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार छत्रपति संभाजी का पहला सैन्य अभियान उनके पिता के ही अंदाज में शुरू हुआ। उन्होंने बुरहानपुर पर हमला करने का निर्णय लिया। संभाजी ने 3 सैन्य टुकड़ियों को एकत्र किया और खानदेश की राजधानी और दक्कन के सबसे समृद्ध नगर बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। पहली टुकड़ी 15,000 मराठा घुड़सवारों की सेना के साथ सरलश्कर हम्बीर राव मोहिते बुरहानपुर के पास के जंगलों में पहुंचे। इधर काकर खान, जो उस समय बुरहानपुर की रक्षा कर रहा था, जैसे ही उसने हमले की खबर सुना, तात्कालिक सेना की कमी के कारण काकर ने आसपास के नागरिक सेना को इकट्ठा कर हम्बीर राव पर हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही काकर सेना के साथ नगर के द्वार से बाहर निकला, संभाजी ने 4000 घुड़सवारों के साथ पुराने गड्ढों से अचानक हमला कर दिया। मुगल सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और पूरी तरह पराजित हो गई।
फिर संभाजी ने 200 से 300 सैनिकों को मुख्य द्वार की सुरक्षा में छोड़ दिया और बुरहानपुर के सबसे समृद्ध इलाके बहादुरपुरा की ओर बढ़े। उन्होंने व्यापारियों के घरों को लूटना शुरू कर दिया, जिनका स्थान पहले से ही उनके जासूसों द्वारा चिह्नित था। जल्द ही हम्बीर राव की सेना भी संभाजी के साथ मिल गई और मराठा सेना ने पूरे शहर को लूटना शुरू कर दिया। हम्बीर राव ने नगर के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए ताकि किसी को हमले की सूचना बाहर भेजने का मौका न मिले। मराठों ने 3 दिनों तक लगातार नगर को लूटा। इस लूट से उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। मराठों ने नगर के किले पर भी कब्जा कर लिया और काकर खान को बंदी बना लिया। बुरहानपुर की हार से मुगल सल्तनत को काफी हानि हुई। इस हार के बाद औरंगजेब ने दिल्ली छोड़कर तात्कालिक दक्षिण भारत में डेरा डाल दिया और कसम खाई कि तब वह संभाजी महाराज और मराठा साम्राज्य को खत्म नहीं कर देता, वो वापस दिल्ली नहीं जाएगा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर संभाजी को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। अब तो शंभा छत्रपति महाराजा बन गया। हमारे सपनों पर पानी फिर गया। अब राजा राम को राजा बनाने का सपना ही रह गया। और तो और उसने हमें माफ करके अपने ही नजरों में घुट घुट के जीने को छोड़ दिया। बड़े युद्ध तलवारों से नहीं, चालों से जीते जाते हैं, और मेरी इस बार की चाल संभाजी के किले की नींव हिला देगी। राजा तो हमारा राजा राम ही बनेगा। सुना है दक्कन में नए मेहमान आए हैं, शहजादे अकबर। अगर वो औरंगजेब का बेटा अकबर हमारे साथ मिल जाएं, तो फिर संभाजी को हराना मुश्किल नहीं है। जिसके बाद सोयराबाई अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ मिलकर औरंगजेब के बेटे अकबर को एक गुप्त संदेश भेजती है, जिसमें लिखा था, शहजादे अकबर, तुम्हारे पिता औरंग तुम्हें मिटाना चाहता है और उनसे सिर्फ हम मराठा ही बचा सकते हैं, पर यह काम सांभा महाराज हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप हमारी मदद करें शंभा को गद्दी से हटाने का, तो हम और आप पूरे दक्कन पर हमेशा राज करते रहेंगे। यह वही अकबर हैं जिसने अपने पिता औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध बगावत कर दी थी और दक्कन भाग आया। फिलहाल उसे एक शक्तिशाली सहयोगी की आवश्यकता थी और सोयराबाई को भी एक मोहरा चाहिए था। इस संदेश के जरिए किस्मत ने उसे एक उम्मीद दी, क्योंकि अकबर जानता था कि बिना किसी मजबूत साथी और बड़ी सेना के वह औरंगजेब से युद्ध नहीं जीत सकता। दरबारी संदेश लेकर आता है कि औरंग की औलाद अकबर उनसे अकेले मिलना चाहते हैं, जिसके लिए संभाजी तैयार हो जाते हैं। अकबर संभाजी महाराज को सोयराबाई के द्वारा षड्यंत्र में भेजे गए पत्र के बारे में सब बता देता है। जैसे ही संभाजी को इस साजिश के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया। धीरे धीरे सारी सच्चाई उजागर होने के बाद संभाजी ने इस षड्यंत्र में शामिल कई मंत्रियों और सरदारों को कड़ी सजा देने का फैसला किया। षड्यंत्र में शामिल मंत्रियों और सरदारों को हाथी से कुचलवा दिया गया, जो कि उस समय एक कठोर दंड प्रक्रिया थी, खासकर राजद्रोहियों के लिए। मेरी हर चाल तो नाकाम हो ही गई, साथ में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। पूरा मराठा साम्राज्य मेरी थू थू कर रहा है। कहते हैं महारानी सोयराबाई लोक लज्जा और बेइज्जती की वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने कभी सोचा नहीं था। वह था खुदकुशी का।
राजमाता सोयराबाई की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए, जिससे मराठा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली हुआ। उनकी नीतियां शिवाजी महाराज की रणनीतियों पर आधारित थीं, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई योजनाएं और सुधार भी लागू किए। संभाजी महाराज के समय मराठा साम्राज्य को कई दुश्मनों से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, मुगल, पुर्तगाली, सिद्दी और अंग्रेज। इसलिए उन्होंने अपने सैन्य ढांचे को अधिक संगठित और आक्रामक बनाया। शिवाजी महाराज की छापामार रणनीति को संभाजी ने और उन्नत बनाया। सैनिकों को जंगलों, पहाड़ों और किलों में रहकर दुश्मनों पर अचानक हमला करने का प्रशिक्षण दिया। इन सारी रणनीति का इस्तेमाल उन्होंने मुगलों, सिद्दियों और पुर्तगालियों के खिलाफ बखूबी किया। पुर्तगाली और सिद्दी लगातार समुद्री इलाकों में मराठों को चुनौती दे रहे थे। ये देखते हुए संभाजी महाराज ने मराठा नौसेना को भी मजबूत किया और कोंकण व गोवा के तटों पर अपनी पकड़ बनाई। सरदार कान्होजी आंग्रे को मराठा नौसेना की जिम्मेदारी दी गई, जिससे मुगलों और पुर्तगालियों के जहाजों को रोकने में मदद मिली। संभाजी ने अपने युद्धों में तेज आक्रमण और लूट की रणनीति अपनाई, जिसमें मराठों ने भारी लूट की और मुगलों को कमजोर किया। इस रणनीति से मराठों की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ और मुगलों की रीढ़ टूट गई। संभाजी ने घुड़सवार सेना की संख्या बढ़ाई और उन्हें बेहतर हथियारों से लैस किया। सैनिकों को दुश्मनों की नई तकनीकों और रणनीतियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। धीरे धीरे संभाजी ने राज्य की सारी शक्तियां अपने नियंत्रण में रखीं, ताकि गद्दारी की घटनाएं दोबारा न हों। विश्वासपात्र और अनुभवी सरदारों को राज्य की मुख्य जिम्मेदारियां दी गईं। मुगलों के खिलाफ युद्ध के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए राजस्व वसूली प्रणाली को मजबूत किया गया। किसानों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला जाने लगा, जिससे मराठा सेना को आर्थिक मदद मिली। संभाजी महाराज ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डच व्यापारियों से संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सीधा युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्हें मराठा हितों के खिलाफ काम करने से रोका। समय था 1683 का, जब गोवा की धरती पर एक नया सूरज उगने वाला था। पश्चिमी तट पर बढ़ते यूरोपीय प्रभाव को रोकना जरूरी था। संभाजी महाराज जानते थे कि यदि पुर्तगालियों को यहीं न रोका गया तो वे मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे, और इस खतरे को मिटाने के लिए उन्होंने लिया एक बड़ा निर्णय, गोवा पर आक्रमण। गोवा का किला बस एक पत्थर का ढांचा नहीं, यह हमारी संप्रभुता की परीक्षा है। हम मराठा किसी के गुलाम नहीं हो सकते। आज हम इन्हें दिखा देंगे कि हमारी लहरें कितनी प्रचंड हो सकती हैं। तो बोलो, पार्वती पतय। हर हर महादेव। यह युद्ध मराठा पूरी तरह से जीत में नहीं बदल सके, क्योंकि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों और मुगलों से मदद मांगी। जब औरंगजेब को पता चला कि मराठा सेना गोवा पर हमला कर रही है, तो उसने अपने एक बड़े सेनापति खान जहां बहादुर को मराठों के खिलाफ भेजा। जैसे ही खबर मिली कि एक विशाल मुगल सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है, तो संभाजी को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुगलों से सीधा टकराव उस समय जोखिम भरा हो सकता था। राजे सिंधी कोंकण के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
जब तक यह किला है वे समुद्री रास्तों से हमें कमजोर करते रहेंगे। कोई भी किला अभेद्य नहीं होता, बस सही वार करना होता है। यह लड़ाई केवल जंजीरा की नहीं, यह मराठा गौरव की लड़ाई है। जंजीरा का किला मजबूत था, लेकिन मराठाओं का इरादा और भी मजबूत। रात के अंधेरे में मराठा सैनिकों ने समुद्र के रास्ते चढ़ाई शुरू की। पर दुश्मन पहले से तैयार थे। मराठा सैनिक किले पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंधियों की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई से संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। कुछ महीनों बाद जंजीरा किले के अंदर सिंधियों में असंतोष फैलने लगता है। भोजन और हथियारों की कमी से वे कमजोर पड़ने लगते हैं। संभाजी अपनी योजना में सफल हो रहे थे, लेकिन तभी मुगलों ने दक्षिण में हमला कर दिया, जिससे एक बार फिर मराठाओं को पीछे हटना पड़ा। 1686 में जंजीरा युद्ध के असफल होने के बाद संभाजी महाराज ने अपनी रणनीति बदली और अब उनका मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य को हराना था। इस समय औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था और वह मराठाओं को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर के आदिल शाही साम्राज्य पर हमला किया। बीजापुर किला, जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का सहयोगी रह चुका था, अब कमजोर हो चुका था। संभाजी महाराज ने बीजापुर की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब की विशाल सेना ने आखिरकार बीजापुर को जीत लिया। अब बीजापुर के पतन के बाद मराठा साम्राज्य मुगलों के खिलाफ अकेला पड़ गया था। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही साम्राज्य पर हमला किया। गोलकुंडा एक मजबूत राज्य था, लेकिन अंततः मुगल सेना ने इसे भी जीत लिया। इस युद्ध के बाद मराठाओं के लिए एक और संकट आ गया, क्योंकि अब दक्षिण में मुगलों का पूर्ण नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा था। अब औरंगजेब का अगला लक्ष्य संभाजी महाराज और मराठा साम्राज्य था। संभाजी महाराज को एहसास हो गया कि अगर मराठाओं को बचाना है तो उन्हें अब और भी आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। 1687 में संभाजी महाराज ने मुगलों की बढ़ती शक्ति को कमजोर करने के लिए विदर्भ के कई ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सेनापतियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि मुगल सेना को विभाजित किया जा सके। रायगढ़ से सेना निकलकर पहले चांदा की ओर बढ़ी, फिर आगे जाकर अमरावती और वर्धा में हमला किया। मराठा सैनिकों ने तेजी से हमले किए और कई मुगल चौकियों को नष्ट कर दिया। 1688 के समय में बुरली घाट विदर्भ के प्रमुख मार्गों में से एक था, जहां से मुगलों को दक्षिण भारत में सैन्य सहायता मिलती थी। संभाजी महाराज ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करते हुए मुगल सेना पर अचानक हमला किया। मराठाओं ने रात में हमले किए, मुगल शिविरों में आग लगाई और कई मुगल अधिकारियों को मार गिराया। मुगलों की सेना ने संभाजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मराठाओं की तेज रणनीति के आगे वे विफल हो गए। संभाजी महाराज की सेना ने बुरली घाट के आसपास के कई छोटे किलों पर कब्जा कर लिया। यह लड़ाई मराठाओं के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे मुगलों की दक्षिण भारत में पकड़ कमजोर हो गई। इसी दौरान मुगल सेनापति मकरंद पंडे और हामिदुद्दीन खान ने संभाजी को पकड़ने के लिए कई बार अभियान चलाया, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने तेज दिमाग और गुरिल्ला युद्ध नीति से हर बार मुगलों को चकमा दे दिया। वह बार बार अपने ठिकाने बदलते रहे और कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में रहकर युद्ध करते रहे। मुगल सेना भारी संख्या में थी, लेकिन वे मराठाओं के गुरिल्ला हमलों से कमजोर हो गए। मराठा घुड़सवार सेना ने मुगल शिविरों पर बार बार हमले किए और उनकी रसद आपूर्ति को बाधित कर दिया। इसके कारण मुगलों की युद्ध नीति असफल होती गई और वे विदर्भ में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए। विदर्भ की हार के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मुकर्रब खान और नवाब नसरुल्लाह खान को एक गुप्त अभियान पर भेजा। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ने की योजना बनाई गई। औरंगजेब ने मुगल शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों को आदेश दिया
कि वे मराठाओं को किसी भी तरह कमजोर करें। उसने अपने गुप्तचरों को मराठा साम्राज्य में भेजा ताकि वे संभाजी महाराज के ठिकाने की जानकारी जुटा सकें। लेकिन संभाजी की किस्मत में तो आस्तीन का सांप उनके ही घर में है। वह दोनों संगमेश्वर में मौजूद है। मौका देखकर मैं तुम्हें सूचना भेज दूंगा। संभाजी महाराज अपने प्रिय मित्र कवि कलश के साथ संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। वह दोनों वहां संगमेश्वर में एक अहम बैठक के लिए मौजूद है, जिसके लिए वह वापस 31 जनवरी 1689 को संभाजी रायगढ़ के लिए निकलने वाले थे। इस दौरान उनके अपने साले गनौजी शिर्के ने संभाजी को फंसाने का जाल बिछाना आरंभ किया। गनौजी ने संभाजी से झूठ कहा कि यहाँ के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो अपने इलाके के लोगों से मिलने के लिए संभाजी तैयार हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी रायगढ़ के लिए रवाना कर दी थी। वहीं अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ 200 सैनिकों को ही साथ रखे थे, जिसके बाद योजना के तहत इस बात की जानकारी गनौजी ने तुरंत मुगल सेना के सरदार मुकर्रब खान को भिजवा दिया। जैसे ही संभाजी और कवि कलश गुप्त रास्ते से निकल रहे होते हैं, सूचना मिलते ही मुकर्रब खान अपने 500 सैनिकों के साथ संभाजी और कवि कलश पर हमला कर देता है। आज हम मराठा खून की होली खेलेंगे, फाड़ देना सबको। हर हर महादेव। आखिरी सांस तक मराठा मुगल से लड़ते रहे। अंततः मुगल सेना मराठा सैनिकों की हत्या कर देते हैं। दुर्भाग्य से मुगल सेना ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बनाने में सफल हो जाते हैं। सबसे पहले इनके कपड़ों को फाड़कर नंगा धूप में खड़ा करो। मुकर्रब खान, इन्हें लहू लोहान कर दो। दर्दनाक चीखें निकलनी चाहिए। क्या तुझे दर्द नहीं होता? इसके साथी की जान ले लो, देखते हैं कैसे नहीं चीखेगा। औरंग की बेटी जेब उन निशा के आदेश पर नसरुद्दीन कवि कलश की जान ले लेता है। आखिरकार मेरी सालों की दुआ मुकम्मल हुई। खैर मना औरंग, मेरे हाथ खुले नहीं हैं, वरना तू और तेरा दुआ धुआं बन चुका होता। वो तो अभी पता चलेगा। बस अल्लाह से शिकायत यह है कि उसने शिवा को मुझसे मिले बगैर बुला लिया, वरना उसको भी ऐसे ही मारता। अपनी गंदी जबान से उनका नाम भी मत लेना औरंग, वरना तेरे टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। इसको इतना तड़पाओ कि मौत की भीख मांगे, तब भी इसको मौत मत देना। नसरुद्दीन खान, इसके उंगलियों से एक एक करके सारे नाखून खींच लो। सारे नाखून निकल गए, लेकिन शंभा के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। पांच दिन से उसको जानवरों की तरह दर्द दिया जा रहा है, पर एक आवाज तक उसने नहीं निकाली।
औरंगजेब ने उसकी चीखें सुनने के लिए मुकर्रब खान को संभाजी की आंखें फोड़ने का आदेश दिया। दिन बीतते गए। मुगल हमारे छावा की चीखें सुनने के लिए उनको काफी दर्द दिए। रोजाना कांटे वाले चाबुक से उनके शरीर को छीला जाता, कभी गर्म खोलता हुआ पानी से उनके चोटों पर डाला जाता। पत्थरों से उनके शरीर पर मारा जाता। दरिंदगी की सारी हदें मुगलों ने पार कर ली थीं। मान गया मैं तुम मराठाओं शेर को, बहुत हिम्मत होती है तुम सब में। हार गया ये आलमगीर शंभा के सामने। तुम जीते कब थे? ये सब छोड़ो संभा, सुलह कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस शर्त ये है तुम इस्लाम कबूल कर लो, हमारी तरफ आ जाओ। औरंगजेब, औरंगजेब, अगर तुम अपनी बेटी से निकाह करने को भी बोलता तो उसके मुंह पर थूक के मना कर देता। सब कुछ तो तेरा छीन लिया, बस ये जवान तेरी बाकी रह गई। नवाब खान, छीन लो इसकी जवान। आखिरकार 39 दिन तक औरंगजेब का घमंड तोड़ने के बाद 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज मां भवानी को प्राप्त हो गए। मुगलों ने असली दरिंदगी तो अब दिखाई। उन्होंने संभाजी के मृत शरीर को रोजाना टुकड़ों में बांटे। मन नहीं भरा तो उनका सिर धड़ से अलग करके पूरे शहर में घुमाया। अंत में उनके शव के टुकड़े को नदी में फेंक दिया। लेकिन पास के ग्राम वासियों ने महाराज के शरीर को एकत्रित करके उनका अंतिम संस्कार किया। जब मराठाओं को पता चला औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 39 दिनों तक उन्हें तड़पाया था, औरंग की इस अमानवीय हरकत ने मराठों के दिलों में आग लगा दी। मराठाओं क्षेत्र के सभी राजाओं के आंतरिक मतभेद गायब हो गए और केवल एक ही लक्ष्य बचा, औरंगजेब और मुगलों का विनाश। इधर रायगढ़ किले में इस कठिन समय के दौरान भी संभाजी की मृत्यु के अगले ही दिन 12 मार्च 1689 को रानी येसुबाई ने राजा राम महाराज का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और अपने सभी मुख्य अधिकारियों को इकट्ठा करके सभी धार्मिक अनुष्ठानों के बाद राजा राम को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया। ऐसा करके उन्होंने आलोचकों और मुगलों को एक कड़ा संदेश दिया कि मराठा साम्राज्य अभी भी मजबूत है और लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उनका छत्रपति अभी भी जिंदा है। इधर औरंगजेब को जैसे ही ये खबर मिली, उसने ने अपने जनरल जुल्फिकार खान को मराठा राजा राजा राम को पकड़ने का आदेश दिया। राजधानी किला रायगढ़ को जुल्फिकार खान के नेतृत्व में 15,000 से अधिक की मुगल सेना जीतने के लक्ष्य से निकल गई। इधर रायगढ़ में राज्याभिषेक के लिए मराठों का पूरा शक्ति आधार रायगढ़ में एकत्र हुआ था। सबको जैसे ही आक्रमण की खबर मिली तो रानी येसुबाई ने तुरंत सबको सुझाव दिया, यदि मुगलों ने हमला किया और हमारी सारी शक्ति अधिकार एक साथ पकड़ी गई तो यह हमारे भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। आप सब जल्द ही यहाँ से निकल जाएं। लेकिन महारानी, आप सब और हमारे राजे का क्या? नहीं,
हम लोग अपने महाराज को अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं किसी तरह राजा राम महाराज को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। आप लोग बस जल्द निकल जाएं। ये रानी का आदेश है। रानी येसुबाई ने सुझाव दिया कि राजा राम महाराज को अलग अलग गढ़ों से लड़ते हुए बाहर निकलना चाहिए। उनको अंत में जिंजी में जाकर सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि जिंजी का किला एक अभेद किला था। येसुबाई की सलाह तदनुसार राजा राम महाराज, यशाजी कंक और रामचंद्र पंत अमात्य के सुरक्षा घेरे की बदौलत भेष बदलकर रायगढ़ से भाग निकले। उस सुअर के बच्चे ने हमारे महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास हम पर थूकेगा धनाजी। आप और आपका कुल महान है संताजी। आपको मैं शीश झुकाता हूँ। आपके पिता मल्होजी भी वीर गति को प्राप्त हो गए उस संगमेश्वर के युद्ध में, लेकिन आप उनको भूलकर सिर्फ अपने महाराज और अपने मराठा के लिए सोच रहे हैं। अब आप जो बोलोगे वही होगा। फिर क्या होना था? अब ऐसी आग लगने वाली थी कि औरंगजेब की नींद उड़ने वाली थी। औरंगजेब बाहर निकलकर देखता है मराठा के दो बब्बर शेर संताजी और धनाजी और उनके साथी शेर पागलों की तरह मुगलों को काट रहे हैं। उस रात गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद मराठों ने सिर्फ 2000 योद्धाओं के साथ औरंगजेब की विशाल मुगल सेना पर हमला कर दिया। संताजी और उनके मराठों ने उग्र शेरों की तरह हमला किया और मुगलों को बेरहमी से मार डाला। हमले के दौरान मुगल सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगे। गुस्से में आकर औरंगजेब अपनी तलवार निकालता है और मराठाओं सैनिकों को मारने लगता है। तभी अचानक उसके सामने संताजी खड़े दिखते हैं। बिल्कुल गुस्से में लाल संताजी का चेहरा मुगलों के खून से लथपथ। उस समय औरंग भी गुस्से में था। दोनों एक दूसरे की तरफ युद्ध करने के लिए बढ़ते हैं। संताजी के एक तलवार की वार से औरंग वहीं गिर जाता है। जैसे ही संताजी उसको मारने वाले होते हैं, अचानक मुगल सैनिकों की ढेर संताजी को उलझा देती है। मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग जाता है। मराठों ने एक के बाद एक मुगल लाशों का ढेर लगा दिया। मराठों ने औरंगजेब के सारे निजी तंबू में भी आग लगा दी। उस दिन उसके साम्राज्य का गौरव चकनाचूर हो गया और उसे हमेशा के लिए कायर करार दे दिया गया। एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में मराठों ने औरंगजेब के तंबू से 2 सुनहरे शिखर उठाए और उन्हें सिंहगढ़ किले के ऊपर रख दिया। अगली सुबह जब औरंगजेब ने युद्ध के मैदान को मुगल लाशों से अटा पड़ा देखा तो वह अविश्वास में बुदबुदाया, या अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं? वे न थकते हैं, न झुकते हैं, न पीछे हटते हैं। क्या हम उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हुए कहीं खुद न नष्ट हो जाएं? औरंगजेब इस अपमान से कभी उभर नहीं पाया। इधर मुगल कमांडर जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजा राम वहां से जब तक तो निकल चुके थे। लेकिन मुगलों ने संभाजी राजे की 2 माताओं, उनकी मां येसुबाई और दादी छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सकवरबाई के साथ उनके पुत्र शाहूजी को बंदी बना लिया। जुल्फिकार खान तुरंत सभी कैदी को औरंगजेब के पास ले गया। जैसे ही ये खबर संताजी को मिली, उन्होंने रायगढ़ किले पर हमला किया। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह कई गोरिल्ला योद्धाओं ने मुगल सेना का मनोबल तोड़कर रख दिया, क्योंकि मराठों को जब भी मौके मिलता वो मुगल सेना को चीर के रख देते। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। औरंगजेब ने 50,000 रुपए इनाम देते हुए मुकर्रम खान को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। संताजी और उनके मराठों ने यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है। दूसरी ओर हमारे महाराज राजा राम प्रतापगढ़ से अब वे सज्जनगढ़, सतारा, वसंतगढ़ होते हुए पन्हाला किले तक पहुंचे। अब उन्हें यहां से रानी येसुबाई के कहे अनुसार जिंजी निकलना था।
लेकिन औरंगजेब भी राजा राम को पकड़ने पर तुला हुआ था। चतुर औरंगजेब जानता था कि नवराज्याभिषेक करने वाला राजा राम जान बचाने के लिए जिंजी ही जाएगा। उसने जिंजी जाने वाले सभी मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए गोवा के पुर्तगाली वायसराय की मदद भी ली थी कि राजा राम समुद्र का मार्ग का उपयोग न कर पाए। आप कहें तो महाराज इन मुगलों को इसी पन्हाला में दफन कर दें। नहीं संताजी, हमारा कर्तव्य यह है कि महाराज को सुरक्षित जिंजी तक पहुंचाना होगा, क्योंकि फिलहाल रानी येसुबाई और शाहू जी मुगल के कब्जों में है। ये लक्ष्य बनाकर चलो, देर से ही सही, पर मुगल साम्राज्य का अंत हमारे ही हाथों हो। पन्हाला पर मुगलों के आक्रमण की खबर मिलते ही राजा राम और उनके सहयोगी मराठाओं ने व्यापारियों के वेश में किले से भाग निकले। सूर्योदय तक वे लोग कृष्णा नदी के तट पर नृसिंहवाड़ी पहुंच गए। उन्होंने कृष्णा नदी पार की और दक्षिण की जाने के बजाय पूर्व के दक्कन की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि मुगलों को बेवकूफ बनाना था। उन लोगों ने जिंजी जाने के लिए एक बार घूमकर फिर कृष्णा नदी पार करने की योजना बनाई। उन्होंने घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल किया। महाराज की शिमोगा यात्रा गोकक, सवादट्टी, नवलगुंड, अनेगरी, लक्ष्मीश्वर, हावेरी और हिरेकेरुर से होकर गुजरी। शिमोगा पहुंचने से पहले लक्ष्मेश्वर परगना से गुजरते समय वहां के मुगल अधिकारियों को उनकी यात्रा की भनक लग गई और वे अपनी सेना के साथ उनके दल का पीछा करने लगे। यहां उनका सामना वर्दा नदी से हुआ। महाराज ने बहिरजी और मालोजी घोरपड़े के भाइयों की मदद से इसे पार करके अपने पीछा करने वालों को चकमा दिया, लेकिन आगे बढ़ने पर उन्हें पता चला कि उनका मार्ग मुगल दुश्मन सेना ने रोक रखा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रशिक्षित शक्तिशाली योद्धा संताजी जगताप और रूपाजी भोसले अपने राजा की रक्षा के लिए तैयार हो गए। शत्रु सेना को रोकने की जिम्मेदारी संताजी जगताप को सौंपकर राजा राम महाराज रूपाजी भोसले के साथ आगे बढ़ गए। मुगल सेना हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। राजा राम महाराज तेजी से उठते हैं, चारों ओर देखते हैं। पास खड़े सेना नायक चिंतित हो उठते हैं। तभी घोड़ों की टापों की आवाज और तेज हो जाती है। महाराज, हमें तुरंत निकलना होगा। मुगल सेना हमें चारों तरफ से घेर रही है। इससे पहले कि मराठा सैनिक कुछ कर पाते, अब्दुल्ला खान की विशाल सेना चारों दिशाओं से हमला कर देती है। तलवारें टकराने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध के नारे गूंज उठते हैं। मराठा सैनिक बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन संख्या में कम होने के कारण कई वीर गति को प्राप्त होते हैं। राजा राम को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, किसी भी हालत में भागने न पाए। मराठा योद्धा अंतिम सांस तक लड़ते हैं और आखिरकार अब्दुल्ला खान की सेना सभी मराठा सेना को बंदी बना लेता है और फिर उन्हें बीजापुर किले में ले जाया जाता है। आखिरकार मराठाओं का राजा राजाराम हमारे कब्जे में है। औरंगजेब को संदेश भेजो कि मराठों का खेल खत्म। हुजूर, पहले पहचान की पुष्टि कर लें। क्या मतलब? राजाराम हमारे सामने खड़ा है। सैनिक बंदियों को जबरन घसीटकर सामने लाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी राजा राम नहीं होता। अब्दुल्ला खान का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। धोखा, ये कैसे हो सकता है? तभी एक घायल मराठा सैनिक हंसता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर वीरता झलकती है। राजा राम महाराज तेरे हाथ कभी नहीं आएंगे। मराठा साम्राज्य को खत्म करने का सपना मत देख अब्दुल्ला। राजा राम, इस बार तो तू मेरे हाथों से बच गया।
लेकिन बहुत जल्द मैं तुझे तेरे बाबा साहेब और भाई के पास भेजूंगा। मराठाओं ने एक बार फिर मुगलों को चकमा दे दिया था। अब्दुल्ला खान के घमंड को करारी शिकस्त मिली, लेकिन मुगलों का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब्दुल्ला खान ने उन सभी सड़कों पर अपने जासूस तैनात कर दिए थे जिनसे राजा और उनके लोग यात्रा करने वाले थे। राजा राम महाराज और उनके लोग मुगल जासूसों से बचने के लिए आगे की यात्रा में घोड़ों का उपयोग करना छोड़ दिया। इसलिए वे सामान्य यात्री, तपस्वी, संत, व्यापारी, भिखारी आदि बनकर आगे बढ़ते रहे। वे मुगल चौकियों से बचने में कामयाब रहे और मुगलों को चकमा देकर 300 किलोमीटर दूर बेंगलुरु पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बेंगलोर में एक और घटना घटी जो मराठों के लिए खतरा खड़ा कर दिया। वहां का एक सहयोगी राजा राम महाराज के पैर धो रहा था और कुछ स्थानीय लोगों ने यह देखा। अब उस क्षेत्र में यह खबर फैल गई कि एक महत्वपूर्ण और उच्च पदस्थ मराठा आया है। देखते देखते यह खबर जंगल में भीषण आग की तरह फैल गई और स्थानीय मुगल थानेदार तक पहुंच गई। यह बात वहां पर स्थित खंडो बल्लाल को पता चल गया। उसने मराठों को सतर्क कर दिया। खंडो बल्लाल ने राजा राम महाराज से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकारियों को इकट्ठा करें और दूसरे रास्तों से चले जाएं। मुगलों को भटकाने के लिए खंडो बल्लाल और कुछ अन्य लोग यहीं रुक गए। जब थानेदार पूछताछ करने आया तो उसने पाया कि महाराज वहां है ही नहीं। इसलिए उसने खंडो बल्लाल और अन्य लोगों को जंजीरों में जकड़ दिया और पूछताछ करने लगा। हुजूर, अगर राजा राम यहां होता तो मैं खुद आप सबको सूचित कर देता। तुम्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तू अपने राजा को फंसाएगा? राजा राम का परिवार मेरा भी दुश्मन है। उसके भाई शंभू राजे ने मेरे पिता बालाजी अवाजी को हाथी के पैरों को चलवा दिया था। मुझे भी उससे बदला लेना है। किसी तरह मुगलों की नजरों से बच बचाकर राजा राम महाराज और अन्य लोग घोड़े पर सवार होकर तकरीबन 35 दिन का सफर करते हुए आखिरकार जिंजी में प्रवेश कर गए। अब महाराज और उनके आदमियों के सामने एक और बाधा खड़ी थी, उनकी अपनी सौतेली बहन अंबिका। अंबिकाबाई संभाजी की सगी बहन थी और राजा राम महाराज की सौतेली बहन। जब उन्हें राजा राम महाराज की किले का उपयोग करने की योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका विरोध करने का फैसला किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि न तो किले लोग और न ही उनके सलाहकार उनके पक्ष में थे। उनके मंत्रियों ने आपसी मतभेद भुलाने को कहा ताकि उनके पिता शिवाजी का सपना न टूटे। इसीलिए अंबिकाबाई को राजा राम महाराज के लिए जिंजी किले के द्वार खोलने पड़े। आखिरकार 15 नवंबर 1689 को राजा राम महाराज अपने दल के साथ जिंजी किले में पहुंच ही गए थे। इस तरह महाराज की इस यात्रा की गाथा समाप्त हुई। तुलापुर से भागा हुआ बादशाह बीजापुर में बैठा था। औरंगजेब अपने नक्शे पर झुका हुआ था। उसके सामने तमिलनाडु का जिंजी किला लाल घेरे में था। वह किला जहां अब मराठा प्रतिरोध की आखिरी उम्मीद राजा राम महाराज मौजूद थे। उसकी आंखों में वही जुनून था जो कभी शिवाजी और संभाजी को ध्वस्त करते समय था। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ राजा नहीं बल्कि पूरे मराठा वंश को समाप्त करना था। मुकर्रब खान को संदेश भेजो, औरंगजेब ने भारी आवाज में बोला। सुल्तान के इस पुराने और भरोसेमंद सेनापति ने औरंग के आदेश को सलाम किया। मुकर्रब खान को आदेश मिलते ही उसने एक विशाल सेना तैयार की। हजारों मुगल सैनिक के साथ वो जिंजी की ओर कूच कर गया। कोंकण से निकलते ही यह सेना बेजोड़ रफ्तार से बढ़ती गई। जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करते हुए मुकर्रब खान लगभग 800 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर चुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह इंतजार हमेशा के लिए शांत होने वाला था। मुकर्रब खान की सेना जैसे ही झिंजी से कुछ दिन की दूरी पर पहुंची, अचानक हवा में शंख और रणसिंघा की गूंज उठी। दूर पहाड़ियों से उठता धूल का गुब्बार देखकर मुगल सैनिक सतर्क हो गए। यह कोई और नहीं था बल्कि यह मराठों की छापामार युद्ध नीति का प्रचंड प्रहरी थे। संताजी, मां भवानी ने हमारी सुन ली। शिकार खुद शिकारी बनकर यहां पहुंचे हुए हैं। तो वो तू ही है संताजी जिसका आतंक फैला हुआ है। याद है एक आतंक और था, शंभा। वह भी बहुत उछलता था जिसको मैंने हमेशा के लिए शांत कर दिया। वो धोखा था, वरना तुम्हारी नस्ल शंभू राजे को पकड़ना तो दूर, पैर की धूल चाटने के लायक भी नहीं है। तो आज देख लेते हैं।
कौन किसका तलवा चाटने लायक है? दिसंबर 1689 के अंत में मराठा सेना ने मुकर्रब खान की विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काटकर तबाही मचा दी। भयंकर युद्ध के दौरान संताजी घोरपड़े ने व्यक्तिगत रूप से मुकर्रब खान के साथ युद्ध किया। जब मुकर्रब संताजी का सामना नहीं कर पा रहा था तो वहां से भागने लगा। संताजी ने उसका पीछा किया। मुकर्रब खान, तुझे मैं मृत्यु के घाट नहीं उतारूंगा। जिस तरीके से तुमने हमारे महाराज को 40 दिन तड़पाया था, उसी दर्द को आज तू महसूस करेगा। जा बच सकता है तो बच ले। मुकर्रब खान के घाव इतने गंभीर थे कि उसके बचे हुए सैनिक उसको उपचार के लिए ले जाने लगे, लेकिन मुकर्रब खान की वही दर्दनाक मौत हो गई। मुकर्रब खान की मौत के साथ मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का बदला लिया।